सऊदी से हुई इस बार की रॉयल रंबल की जो हाइप है वो बहुत ज़्यादा थी और रीज़न इसका सिंपल था कि नॉर्थ अमेरिका से बाहर पहली बार रॉयल रंबल जा रही थी और सऊदी इसको होस्ट कर रहा था, तो इसको बहुत ही बड़े लेवल पे लोग दिखाना चाह रहे थे। लेकिन क्या रॉयल रंबल की जो सीट्स हैं वो एम्प्टी थी? आपने डेफिनेटली ये चीज़ इंटरनेट पर कहीं ना कहीं देख ली होगी, पढ़ ली होगी कि रॉयल रंबल शो देखने के लिए लोग आए नहीं, सऊदी में WWE के शोज़ नहीं करवाने चाहिए। लेकिन इस बात में कितनी रियलिटी है, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे इन पर्सन था, अटेंडेंस में था, और मैं खुद अपनी आंखों से देख पा रहा था कि क्या सीट्स एम्प्टी है या फिर सीट्स फुल हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ जो WWE ने इस बार स्टेडियम में चीज़ अलग करी थी, ताकि विजुअली जब वो प्रोडक्शन इसका करें, जब ये उसको ब्रॉडकास्ट करें तो अच्छा दिखे, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, आपने वो जो लाइट्स देखी होंगी ना स्टेडियम में जो फैंस के बीच में थी, वो कैसे सेटअप थी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ इस सीट पे बैठा हुआ हूँ और मेरे बगल में कोई बंदा यहाँ पे सीट पे बैठा हुआ है, तो हम दोनों सीट्स के बीच में एक ऐसा हल्का सा पोल जा रहा था जो कि इस हाइट पे था ऑलमोस्ट, और उसके ऊपर फिर लाइट लगी हुई थी। तो वो लाइट का क्या काम था कि वो ऑब्वियसली उसको मैनुअली कंट्रोल कर रहे थे, जिस हिसाब से भी उनको जैसा उसको कलर देने थे, जैसी वहाँ पे आकृतियाँ बनानी थी वैसा वो कर रहे थे। तो ज़्यादातर लोगों को जो ये बात लग रही है कि सीट्स एम्प्टी थी, वो इसी वजह से क्योंकि वो लाइट्स ऐसा इल्यूजन दे रही है उनके जलने के बाद कि जैसे कि वहाँ पे कोई बैठा ही नहीं है। भाई अब टीवी पे छोड़ो, मैं खुद अपनी आंखों से जब देख रहा था दूर, तो मुझे ऐसा लग रहा था भाई उस पूरे सेक्शन में क्या कोई बैठा ही नहीं है। फिर जब मैं अपने फ़ोन से जूम कर रहा था, आजकल हमारे पास थोड़े अच्छे कैमरा टेक्नोलॉजी वाले फ़ोन आ गए हैं, वैसे ये सैमसंग वाला नहीं था, वो आईफोन वाला था। तो जब मैंने जूम किया तो मैंने देखा भाई वहाँ पे सारे लोग भरे हुए हैं। तो मुझे वहाँ पे खुद इन पर्सन बैठ के कई बार ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जो सीट्स हैं वो एम्प्टी है। और दूसरी चीज़ ये कि चलो ये तो लाइट वाली बात हो गई, इन सारी चीज़ों को हटा के क्या ऐसा था कि वहाँ पे कुछ सीट्स खाली थी। तो हाँ, वहाँ पे सीट्स खाली थी, बट दैट डज नॉट मीन कि टिकट्स बिकी नहीं थी। अब आप बोलोगे ये कैसे? ये ऐसे क्योंकि मैंने अपने कुछ एक आध दोस्तों के लिए भी टिकट करी थी, ऑब्वियसली फ्री में नहीं, पैसे मैंने उनसे लिए उस चीज़ के, फ्री में टिकट नहीं दिए भाई, क्योंकि टिकट्स आजकल जो उनके रेट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। तो मैंने जब उनको टिकट्स खरीद के दी तो वो ऐसे था कि आप उसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, लेकिन जो ओरिजिनल टिकट्स हैं वो सारी बिक चुकी हैं। तो जो अपना इसके बीच में धंधा बनाना चाहते हैं वो क्या करते हैं, अपने रिस्क पे बहुत सारे टिकट्स खरीद लेते हैं, ताकि जिसको आगे खरीदनी पड़े फटी में तो वो ज़्यादा पैसे दे के खरीद ले। अब ऐसे में होता क्या, कई बार एंड मूवमेंट तक भी टिकट्स तो उन लोगों ने खरीद ली, इनको इसको कहते हैं सेकंड मार्केट इसको बोलते हैं। तो उन्होंने टिकट्स तो खरीद ली, लेकिन लोग वेट करते रह गए कि सस्ता होने का वेट करेंगे, उन्होंने सस्ती करी नहीं। तो उस केस में क्या हुआ, कई लोग मतलब टिकट तो वो खरीद ली गई, लेकिन एक्चुअल में वो एक फैन तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि वो उसने भी नहीं खरीदी। तो टिकट्स बिकी सारी, लेकिन उस हिसाब से अटेंडेंस नहीं आई। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि समझने की ज़रूरत है। और अगर मैं सिर्फ अपना एक आंकड़ा लगाऊं तो मेरे हिसाब से अगर 30,000 वहाँ पे लोग बैठ सकते थे, तो 25,000 से ऊपर तो लोग वहाँ पे होंगे ही होंगे, इस बात में कोई भी शक नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे सब कुछ अपनी आंखों से ही देख रहा था। और 25-30,000 के आसपास जब लोग होते हैं तो वो ऐसे भी नहीं होता कि आप बिल्कुल ही काउंट ही ना कर पाओ कि कोई है या फिर कोई नहीं है। ये फिर भी इतना होता है कि हाँ, अरीना और उससे थोड़ा सा एक बड़ा लेवल। तो ये है पूरा ट्रूथ। अगर आपने कहीं पे भी सुना कि क्या रॉयल रंबल की जो सीट्स है वो एम्प्टी थी, क्योंकि WWE के लिए भी जो मैटर है, जो ये मैट्रिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए मैटर करता है बहुत ज़्यादा। लेकिन सऊदी के केस में एक अलग चीज़ होती है, WWE को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि टिकट्स बिके या फिर ना बिके, क्योंकि उनको अपफ्रंट इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो ही उनके लिए इनफ होता है धंधा बनाने के लिए। तो ये सब थी इसकी पूरी स्टोरी, और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। कोई मेरे को पिछली वीडियो में बोल रहा था भाई इतनी बार मत बताओ कि आपका गला ख़राब है। मैं इसलिए बता देता हूँ कि अगर किसी ने कोई वीडियो ना देखी हो तो उसे पता हो भाई कि ये बंदा ऐसे क्यों बात कर रहा है। और मेरे को किसी ने लगा सिंपैथी के लिए, भाई ये कोई चीज़ होती है सिंपैथी लेने के लिए? मुझे आप ही एक्सप्लेन कर दो। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉयल रंबल के उस स्पॉट की जिसके बारे में कंट्रोवर्सी हो रही है। कंट्रोवर्सी तो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे हम। लेकिन ब्रॉक लेसनर इलिया ड्रैगुनोव का हमने वो जो मूवमेंट देखा था, जब इलिया ड्रैगुनोव ब्रॉक लेसनर को चॉप मारे जा रहे हैं, ब्रॉक लेसनर ने कुछ सैल ही नहीं किया और उन्होंने उठा के पटक दिया इलिया ड्रैगुनोव को। ये चीज़ उन फैंस को इतनी ज़्यादा चुभी है। सोचो भाई, इलिया ड्रैगुनोव जो कि उनका भगवान है, और ब्रॉक लेसनर जिनके ऊपर एलिगेशन लगने की वजह, उससे पहले से भी ब्रॉक लेसनर का आपको पता है कि एक अलग ही फ़ैन बेस है, एंटी फ़ैन बेस है, जो कि बिल्कुल ब्रॉक लेसनर को पसंद नहीं करता। और बिल्कुल वो ऐसे परफेक्ट फिट होता है कि अच्छा, जो ब्रॉक लेसनर को ना पसंद करते हैं वो इलिया को तो पसंद करते ही करते हैं। और जो समझ रहे हो उल्टा वाला हो गया पूरा। तो लोगों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं, भाई ऐसा कैसे कर दिया तुमने इलिया ड्रैगुनोव को, ऐसे तुमने बच्चा सा क्यों दिखा दिया। अब फनी बात उसके बाद पता है क्या हुई, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे खुद ही उन्होंने उस वाली पोस्ट को शेयर किया जो कि पॉल हेमन की करी हुई पोस्ट थी, और उसमें कैप्शन लिखा था कि ये उनका बेस्ट मोमेंट है रॉयल रंबल का। तो पता नहीं अब लोग इस चीज़ को कैसे डाइजेस्ट करने वाले हैं।
बट मुझे तो वो स्पॉट अच्छा ही लगा। मेरे ख्याल से एलियर भाई, अगर तुम साइज डिफरेंस देखोगे तो उससे भी सेंस बनता है। नो सेल वाली चीज़ को मैं भी देखो इतना सपोर्ट नहीं करता, लेकिन भाई जब बंदा वो ब्रॉक लेसनर है भाई, वो ब्रॉक लेसनर है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। बट वही है, लोगों को तो आज तक ये भी लगता है कि रिया रिप्ली ज़्यादा बड़ी ड्रॉ है ब्रॉक लेसनर से, तो फिर ये तो फिर उसके सामने एक छोटी मोटी बात ही हो जाती है। फिन बैलर के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो रॉयल रंबल एडम पियर्स ने जैसा बताया था कि फुल थी, ठीक है, उस वजह से फिन बैलर रॉयल रंबल में नहीं आया। तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो ये बोलते हैं कि उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। और भाई इसके ऊपर लाइक्स भी आप देखोगे कि इस हिसाब से पड़े हुए हैं। ये वैसे अपने कैरेक्टर में रह के ही फिन बैलर ने बोली है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया था जो कि क्लियर बता रहा था, जिसमें उन्होंने एडम पियर्स को मेंशन ही कर दिया था, लेकिन लोग चढ़ गए कि हाँ भैया फिन बैलर हम तुम्हारे साथ हैं। और मैंने तो क्या बोला था, मेरे को बोल रहे थे ना आप लोग कि फिन बैलर को ले भाई, मिल गया मैच वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, ओहो बल्ले बल्ले मजे आ गए। मैंने क्या बोला था भाई, वो सिर्फ एक शो के लिए है। और यही ट्रिपल एच की होती है बुकिंग की। ये बहुत ही स्टूपिड चीज़ मुझे लगती है कि किसी के भी आप होम टाउन में जा रहे हो तो वहाँ पे जाके अचानक से वो बंदा गॉड बन जाता है, तो वो तो मुझे कभी भी हजम नहीं होती। मैं हमेशा स्टोरी को धीरे धीरे बिल्ड होते हुए, प्रोग्रेस होते हुए देखने का फ़ैन हूँ। एक्सेप्शन कई बार होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा इसी चीज़ का मैं फ़ैन रहूँगा या हर बार मैं ऐसी चीज़ें पसंद करता हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई सेंस बन नहीं रहा था, और वो चीज़ फिर WWE ने बताई भी कि हाँ ठीक है, हमने तो सिर्फ एक मैच के लिए किया था। और फिन बैलर को सोचे उन्होंने रॉयल रंबल में तक जगह नहीं दी है, जबकि ऐसे सारे और स्पॉट्स थे जिनकी जगह फिन बैलर को यूज़ किया जा सकता था। बाकी तो मैंने आपको कई देर पहले ही बोल दिया कि अब मेरी सारी उम्मीदें फिन बैलर से ख़त्म हो चुकी हैं। अब तक रैंडी ऑर्टन को मैंने उस लिस्ट में नहीं डाला है, जिस दिन डाल दूंगा तो उस दिन तो फिर ऐसी की तैसी है, फिर तो सब खत्म ही है। फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन की इसके बाद हम बात कर लेते हैं। तो भाई अब हमें जो रेसलमेनिया का मैच कार्ड है वो थोड़ा शेप होते हुए दिखाई दे रहा है। कल मंडे नाइट रॉ में हमने देखा कि रोमन रेंस वर्सेस CM पंक का वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो मैच है रेसलमेनिया के लिए वो ऑफिशियल हो गया है। अभी जो एक दूसरी स्टोरी लग रही है वो कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच के लिए है, लेकिन अब इसमें रैंडी ऑर्टन कहाँ पे फिट होते हैं। तो भाई अभी रिपोर्ट ये आई है कि कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का जो WWE मैच सेटअप करने वाली है ये बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से भरा होगा। यानी WWE इसको इतना सिंपल नहीं रखने वाली जितना सिंपल अभी ये नज़र आ रहा है। और अगर ऐसी कोई चीज़ है तो भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी ओपन है कि रैंडी ऑर्टन को WWE किसी तरीके से मे भी हो सकता है इसी वाले कार्ड के अंदर डाल दे, क्योंकि देखो अभी WWE का एलिमिनेशन चेंबर वाला शो भी होना है, तो वहाँ पे भी कई बार WWE ऐसे कुछ उथल पुथल वाली चीज़ें कर देती है। और अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने की इसमें बातें करी जा रही हैं तो भाई फिर कुछ भी हो सकता है। तो अभी स्टिल मेरी उम्मीदें हैं कि रैंडी ऑर्टन के साथ शायद कुछ अच्छा होगा रेसलमेनिया में। और वो वाली स्टोरी जो इन्होंने 2 साल हमें पागल बनाया है, रैंडी ऑर्टन उस टाइटल को ही लुक देते रहे, वो टाइटल ही उनके पास चला गया। इसके लिए तो मेरे को लगता है कि मैं गाली वाली देखो रियल लाइफ में देता नहीं हूँ, अगर कभी देनी पड़ गई तो इस रैंडी ऑर्टन की ये वाली स्टोरी लाइन के लिए वो होगी, तो वो मेरा भी गालियों के साथ डेब्यू हो जाएगा शायद इस चैनल पर। ये इतना स्टूपिड है, मैं तो इसके बारे में कम ही बात करता हूँ, इसीलिए कहीं अपनी शब्दों के साथ में इधर उधर ना चले जाऊँ। ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी के मैच की बात कर लेते हैं। तो क्या जो हमने रॉयल रंबल में स्पॉट देखा जहाँ पे ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी आमने सामने आए थे, अच्छी बात है कि WWE ने इनको ये मूवमेंट दिया, इतनी तो ये समझदार थे, चलो कम से कम इन्होंने ये हरकत तो नहीं करी कि आमने सामने उनको लेके नहीं आए। तो क्या अब इसके बाद रेसलमेनिया में इनके बीच में मैच होने वाला है? तो ये रिपोर्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर के डेव मेल्जर चिचा की है। तो उनका कहना ये है कि अभी रेसलमेनिया में ये वाला मैच तो WWE नहीं कर रही है, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी का। मैं तो देखो इस मैच को देखना चाहूँगा, लेकिन आई थिंक आई गेट इट कि WWE को थोड़ा टाइम चाहिए इस वाली स्टोरी लाइन को बनाने के लिए, इसमें अच्छे से वो सारे एलिमेंट्स लाने के लिए। बट अगेन मैं ऐसा क्यों बार बार डिल्यूजनल होकर बोलता हूँ, जो हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरी में ऐसा होते हुए नहीं देखा, तो फिर इसमें भी WWE क्यों ही इतना सोचेगी? क्या मैं गलत ही सोच रहा हूँ? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी के मैच को इनको अच्छे से बिल्ड करना चाहिए। और मे बी शायद अभी ओबा फेमी रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, तो शायद WWE फिर अभी इसको नहीं कंसिडर कर रही है। बट फिर देखते हैं दूसरी और क्या ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर वाला भी एक मैच है जो कि कंसिडर WWE कर सकती है, कंसिडरिंग जिस तरीके से गुंथर ने अभी AJ स्टाइल्स को भी रिटायर कर दिया। तो लेट्स सी क्या जाता है, लेकिन अभी मेल्जर के अकॉर्डिंग ये प्लान नहीं है। बाकी तो हमें कुछ और अभी हफ्ते देखने पड़ेंगे, उसमें उनको जो क्लैरिटी है वो थोड़ी सी और मिल जाएगी। रेसलमेनिया के मैचेस अब कैसे होने वाले हैं? तो रोमन रेंस वर्सेस CM पंक का मैच तो ऑफिशियल हो गया है। बाकी कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, इसके बारे में मेल्जर ने ये बोला है कि
कि या तो कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर होगा या फिर इसमें जेकब फाटू को भी डाला जा सकता है, तो फिर ये ट्रिपल थ्रेट वाले मैच की तरफ ही चल सकता है। और वैसे भी रॉयल रंबल में हमने देखा कि हेविली डब्ल्यूडब्ल्यू ने इन तीनों सुपरस्टार्स की जो स्टोरी है उसको हमें दिखाया है। मैं तो अगेन ये बोलूँगा कि इसमें कोडी रोड्स के साथ, ड्रू मैकिंटायर के साथ, जेकब फाटू के साथ रैंडी ऑर्टन को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उससे बेस्ट ये बात हो जाएगी कि आपके पास सुपरस्टार्स होंगे बुक करने के लिए। और अगर इतने सारे सुपरस्टार इस मैच के अंदर होते हैं तो फिर आपके पास एक वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप क्या कोडी रोड्स के साथ जाओगे या ड्रू रिटेन करेंगे या जेकब फाटू अपसेट दे सकते हैं या रैंडी ऑर्टन फिर से अपना वो जो ताज है उसको रिक्लेम करेंगे। वैसे भी उन्होंने बोला था 2026 उनका साल होने वाला है, तो देखते हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स कितने होते हैं इसमें। तो अभी तो फिलहाल ये कुछ शेप लग रही है रेसलमेनिया के कार्ड की। और अब आप बताना कि क्या आप बोल सकते हो कि रेसलमेनिया आने वाली है या हम रोड टू रेसलमेनिया में है, उसकी फीलिंग आनी अब स्टार्ट हो गई है। अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक के रेसलमेनिया के मैच के बारे में, जो मैच ऑफिशियल हो चुका है। इसमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी। एक चीज़ के लिए फैंस बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं रोमन रेंस को। सबसे पहले तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि कैसे, परसों वाली वीडियो में बताया था भाई, मेरे तो पता नहीं लाइफ की टाइमलाइन ही मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं कब कहाँ से कहाँ किधर से किधर कैसे पहुँच गया। अगर आपको नहीं पता तो ये 4 5 दिन की मेरी जो सऊदी की ट्रिप थी, मैं 8 घंटे से ज़्यादा सोया नहीं। उसमें टोटल आपको 4 दिन मिला के बता रहा हूँ, उसमें पूरा टाइम काम ही काम, आपके लिए कंटेंट पोस्ट किया है। दोनों इंस्टाग्राम पे जाके आप कंटेंट ज़रूर चेक करना, क्योंकि कई सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पर पोस्ट ही नहीं करी है, क्योंकि आपको पता है आजकल शॉर्ट स्टाइल फॉर्मेट में भी चीज़ें बहुत सारी फिट होती हैं, फिर वो लॉन्ग फॉर्म के हिसाब से फिट नहीं बैठती। तो आप दोनों ही पेजेस पे जाके देखना, आपको मज़ा आएगा, बहुत सारा अलग कंटेंट भी वहाँ देखने में। तो रोमन रेंस ने क्या बोला था, एक तो उनको नेगेटिव रिएक्शन मिला है बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया था। लोग बोल रहे हैं कि भाई ये दोबारा से कैसे रोमन रेंस आगे ऊपर चढ़ गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा, अब तक तो रोमन रेंस को सब इतना पसंद कर रहे थे, अचानक से रॉयल रंबल जीतने के बाद अब लोगों को रोमन रेंस पसंद नहीं आ रहा। तो ये तो अलग अलग तरीके से ही चीज़ें होनी शुरू हो जाती है इंटरनेट के ऊपर। बाकी रोमन रेंस ने एक स्टेटमेंट दी थी कुछ साल पहले, जब वो इसी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को, जब वो सेथ रॉलिंस के पास थी, तो लूजर्स ब्रैकेट वाला टाइटल बोलते हैं, कहते हैं वो सेकेंडरी चैंपियनशिप है, वो तो बेकार कचरा टाइटल है, ऐसा करके उन्होंने बोला था। लेकिन अब जाके उसी चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस चैलेंज कर रहे हैं सीएम पंक को। इस बात का आप लॉजिक कैसे बना सकते हो? देखो सिंपल सी बात है, डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत सारी चीज़ें इधर उधर दाएं बाएं बोलती रहती है और कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन में आके चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट तो होंगी ही होंगी। और ये उसी चीज़ का एक एग्जाम्पल है कि आप जब बहुत सारी चीज़ें स्टोरी लाइन में अलग अलग तरीके से कर लेते हो तो फिर यही होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हर बार स्टोरी लाइन में लॉजिक बनाओ। वो टाइम याद करो जो हम बैक स्टेज के सेगमेंट को कितना घूर घूर के देखते थे ट्रिपल एच के टाइम पे, कि भाई ट्रिपल एच ने किया है तो पक्का कुछ का कुछ मतलब निकलेगा। पता है चला भाई ये तो विंस मैकमैन से भी रद्दी चीज़ें निकली। फिर यहाँ पे कम से कम हमें विंस मैकमैन के टाइम में इतनी मेहनत नहीं करने की ज़रूरत पड़ती थी, अब तो ऐसा लगता है मेहनत भी करनी पड़ जाती है और उसको कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो आप उनमें से किसी एक ऐसी चीज़ को मान सकते हो कि हाँ ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ों का लॉजिक नहीं बना तो इसका भी नहीं बनेगा। अब स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यू अपने तरीके से चलाना चाहती है तो इस बारे में अभी ये लोग बात भी नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, वरना डेफिनेटली अगर कुछ पास्ट में उन्होंने ऐसा बोला होता जो अभी की स्टोरी के हिसाब से सेंस बनाता तो उस चीज़ को ये लोग रिविजिट करते कि देखो ये मैच इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा बोला था। बाकी आप देखो लॉजिक तो इसका बना ही सकते हो कि रोमन रेंस के पास में जब यूनिवर्सल चैंपियनशिप थी तो एक पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप मेन टाइटल लगती थी, लेकिन जैसा रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ रेन दिया, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप उसको बनाने से पहले, तो फिर उन्होंने अपने उस जो सेकेंडरी टाइटल है उसको ही मेन टाइटल फील करवाना शुरू कर दिया। और रोमन रेंस यही सेम काम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ भी कर सकते हैं। बाकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस मैच का आउटकम क्या होने वाला है, क्योंकि भाई देखो सीएम पंक के पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, रोमन रेंस उस चैंपियनशिप को चेज कर रहे हैं। और मे भी हो सकता है अगर आप अगर आप पसंद करते हो सीएम पंक को तो आप बोलोगे हाँ भैया अभी पहला ही डिफेंस होगा सीएम पंक का रेसलमेनिया में तो वो टाइटल थोड़ी हार जाएगा। फिर रोमन रेंस के फैन हो तो आप बोलोगे भाई इतने टाइम के बाद तो उसे चैंपियनशिप के लिए मौका मिला है, चैंपियनशिप मैच में कैसे हार जाएगा। तो अनप्रिडिक्टेबल होने का फैक्टर तो भर भर के भरा है इस मैच में। और जिस तरीके से बैक स्टेज इनकी पॉलिटिक्स चल रही है सीएम पंक की भी और ट्रिपल एच की भी, ये साथ में है, रोमन रेंस का अलग ही चलता है पूरा। भाई ये मैच बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बैक स्टेज भी होने वाला है क्रिएटिव लोगों के लिए कि इसका जो एग्जैक्ट फिनिश है वो उनको किस तरीके से बुक करना चाहिए। बवाल तो ये मैच डेफिनेटली बहुत सारे काटने वाला है और बस उम्मीद ये करते हैं कि अच्छे से इस वाली स्टोरी का बिल्ड बनाओ, क्योंकि ये स्टोरी बहुत पुरानी है, बस इसके ऊपर आपको काम अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, दोनों इंस्टाग्राम पेजेस को जाके इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।